ऑटो रिक्शा ट्रेन वाला। सिमलापुर नाम के गांव में नवीन नाम का एक आदमी ऑटो रिक्शा चलाता था। वह बुद्धू भी था और बहुत लालची भी था। हर एक से बहुत ही ज्यादा पैसा लेता था। एक दिन चंपक करके एक आदमी नवीन के ऑटो को रोकता है। अरे भैया, मुझे सिमलापुर के मार्केट में एक बड़ा सा सोने का दुकान में जाना है, बोलो कितना चाहिए? ये तो बड़ा सेठ लग रहा है, इससे मैं कुछ ज़्यादा ही मांग सकता हूँ। भैया, मुझे आप 1000 के ऊपर जितना भी दो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। अरे बाप रे, तुम तो लालची वालों की एसोसिएशन की प्रेसिडेंट लग रहे हो रे। क्या करें भैया, फैमिली वाला आदमी हूँ ना, कुछ तो बचाना चाहिए। जब नवीन उसे सोने के दुकान के यहाँ छोड़ता है, तभी चंपक ने 5000 रुपए उसको देता है। ये देखकर 5000 रुपए? क्या भैया, ये कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया? अरे नहीं यार, तुम मेरे भाई जैसे लग रहे हो, रख लो, तुम्हारा काम आ जाएंगे ना। अब तुम मेरे भाई हो गए हो तो मेरा लाइफ भी सेट कर दो ना भाई। मैं इस ऑटो को चलाकर कुछ कमा नहीं पा रहा हूँ, कुछ बचता नहीं है। अच्छा, तो मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारे ऑटो को एक ट्रेन का डब्बा लगा देते हैं। इससे तुम ज्यादा पैसेंजर्स को चढ़ा सकते हो और ज्यादा मुनाफा भी होगा। ऐसा बोलते ही चंपक ऑटो को ले जाके ऑटो के पीछे एक ट्रेन के डब्बा को लगा देता है। लेकिन नवीन को ये बात पता नहीं था कि चंपक एक बड़ा गोल्ड स्मगलर है और वह नवीन के ऑटो के पीछे ट्रेन के डब्बे में सीटों के नीचे सोने का स्मगलिंग करने के लिए सोचता है और ट्रेन को सोने से भर देता है। नवीन अनजाने से उस ऑटो रिक्शा ट्रेन को घर लेके जाता है। ये क्या है जी? भगवान, समझो अब से हमारी किस्मत बदल गई। मुझे एक आदमी ने सुबह बस स्टैंड से मार्केट तक जाने के लिए 5000 रुपए दिया है। अच्छा, 5000 रुपए? मुझे तो लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, सावधान रहना जी। अगले दिन सुबह चंपक नवीन को फोन करता है और उस ऑटो ट्रेन को एक जगह ले जाने के लिए बोलता है। लेकिन जब नवीन उस ऑटो ट्रेन को एक सोने की दुकान तक लेके जा रहा ही होता है, इतने में पुलिस जीप उसको रोकता है। क्या है रे? क्या है इस ट्रेन के डब्बे में? कुछ नहीं सर, खाली है, अब तक किसी को चढ़ाया नहीं है। क्या हुआ सर? अच्छा, ये बात है। कांस्टेबल, जाओ, जाकर सर्च करो। जैसा ही कांस्टेबल चेक करता है, ट्रेन के सीटों के नीचे सोना था। तभी नवीन को पता चल जाता है कि चंपक एक गोल्ड स्मगलर है और चंपक ने उसे धोखा दिया है। लेकिन जब नवीन उसको फोन किया, वह स्विच ऑफ आ रहा था। तभी पुलिस ने नवीन को और ऑटो ट्रेन को पुलिस स्टेशन ले जाकर नवीन की खूब पिटाई करके जेल में डाल देते हैं। किशनलाल की चांदपुर में एक कार वर्कशॉप थी। वो बहुत ही कुशल कार मैकेनिक था। जैसी भी बिगड़ी हुई कार हो, वो उसे मिनटों में ठीक कर देता था। आसपास के गांवों से भी लोग उसके पास अपनी कारें ठीक करवाने आया करते थे। किशनलाल की दुकान पर कारों की लंबी लाइन लग जाया करती थी। किशनलाल ने अपनी सहायता के लिए 4-5 कुशल मैकेनिकों को रखा हुआ था। अरे छोटू, क्या हुआ है उस गाड़ी में? अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? बस उस्ताद, 5 मिनट का समय दीजिए, अभी ठीक कर देता हूँ। उसका प्लग लगाना है। हाँ छोटू, जल्दी से इस गाड़ी को निकालो, देखो और गाड़ियां भी लाइन में लगी हैं। एक दिन तो किशनलाल की वर्कशॉप और उसके बाहर गाड़ियां खड़ी करने की जगह ही नहीं बची। यह देखकर उसके आस पड़ोस के दुकान वाले उसे बोलने लगे, अरे भाई किशनलाल, गाड़ियां उतनी ही मंगाया करो जितनी ठीक कर सको। सारी जगह तुम्हारी गाड़ियां घेर लेंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? भाई साहब, मैं क्या करूं, लोग गाड़ियां लेकर आ जाते हैं तो उन्हें ठीक करना ही पड़ेगा ना, मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकता। भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उपाय भी तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा ना। किशनलाल काम से थका हारा रात को घर आता है और अपनी दुकान के आगे लगने वाली भीड़ के बारे में सोचने लगता है। किशनलाल को चिंता में देखकर उसकी पत्नी पूछती है, क्या बात है जी, क्यों परेशान हो? अरे क्या करूं भगवान, काम ही इतना है।
दुकान के अंदर और बाहर गाड़ियां खड़ी करने की जगह ही नहीं है। अब तो पास पड़ोस के दुकान वाले भी झगड़ने लगे हैं। ग्राहकों को मना भी तो नहीं कर सकता ना। किशनलाल की पत्नी कुछ सोचकर उससे कहती है, अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है? आप भूमिगत दुकान क्यों नहीं खोल लेते जैसी शहरों में होती हैं? जरा सोचो, कितना दिमाग की बात है ना। हमारे पास तो जगह है, जमीन है, हमें कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। समझदारी से काम लो और भूमिगत दुकान खोल लो। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। मैं कल ही भूमिगत दुकान बनवाता हूँ। अगले ही दिन से किशनलाल भूमिगत कार वर्कशॉप का काम शुरू कर देता है और 1 हफ्ते के अंदर उसकी भूमिगत कार वर्कशॉप बनकर तैयार हो जाती है। अब किशनलाल के पास जगह की कमी नहीं होती। भूमिगत कार वर्कशॉप खोलने के बाद किशनलाल का काम दोगुना हो गया और उसके पास पड़ोसी भी खुश हो गए। उस्ताद, दुकान में जगह नहीं है, गाड़ी को कहाँ भेजूं? अरे छोटू, भेज दे भूमिगत कार वर्कशॉप में, अब तो अपने पास नीचे भी जगह है ना। साइकिल वाली वाटर बोट। सेलपुर नामक गांव में मुनीश नाम का एक नाव चलाने वाला रहता था। वो बहुत ही चालाक था। सेलपुर गांव में स्कूल न होने की वजह से बच्चों को पढ़ाई करने के लिए नदी पार के गांव मेलपुर में जाना पड़ता था। उसके लिए उन्हें मुनीश की नाव में बैठकर ही जाना पड़ता था, क्योंकि उस गांव में मुनीश की ही नाव थी। मुनीश इस बात का नाजायज फ़ायदा उठाता था। चलो चलो जल्दी करो, नहीं तो तुम्हें छोड़कर ही यहाँ से चला जाऊँगा, और फिर तुम लोग स्कूल कैसे जाओगे? और हाँ, कल अपने माँ बाप से पैसे ज़रूर ले आना। क्या अंकल, आप हमेशा पैसे मांगते रहते हो और हमें तंग करते रहते हो। उसी गांव के रहने वाले चिंटू और मोहन एक ही क्लास में पढ़ते थे। चिंटू बहुत ही होशियार था और मोहन बेवकूफ़। चिंटू हमेशा क्लास में प्रथम आता था और उसकी सभी तारीफ करते थे, और दूसरी तरफ मोहन को हमेशा डांट ही पड़ती रहती थी। इसलिए मोहन चिंटू से बहुत जलता था। ये चिंटू की तो सभी लोग तारीफ करते हैं और मुझे हमेशा सब लोग मारते रहते हैं, डांटते रहते हैं। कुछ करना पड़ेगा इस चिंटू का। चिंटू और मोहन की वार्षिक परीक्षा आ गई थी। पहले पेपर के दिन जब दोनों स्कूल जाने के लिए बोर्ड के पास पहुंचते हैं, तो मुनीश चिंटू से कहता है, अरे चिंटू, उतरो नीचे, नाव भर गई है, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। लेकिन अंकल, मेरा तो आज पेपर है, मैं फेल हो जाऊंगा। अरे मुझे नहीं पता फेल हो या पास, चलो उतरो नीचे। और मुनीश चिंटू को वहीं छोड़कर नाव ले जाता है। लेकिन शाम को चिंटू मोहन को मुनीश को पैसे देते हुए देखता है। ये लो अंकल अपने पैसे, आपने अच्छा किया चिंटू को उतार दिया, कल भी आप उसको ऐसे ही उतार देना। जब वो 2 पेपर नहीं देगा तो फेल हो जाएगा, बड़ा मज़ा आएगा। चिंटू समझ जाता है कि ये मोहन की ही चाल है उसे नीचा दिखाने की। अगले दिन सुबह जब सभी बच्चे स्कूल जाने के लिए नाव के पास आते हैं, तभी चिंटू भी वहाँ आता है और मुनीश उससे कहता है, अरे चिंटू बेटा, आज भी नाव भर गई है, नीचे उतरो। अंकल, मुझे आपकी नाव में नहीं जाना है, देखो मैंने अपनी खुद की नाव बनाई है, वो भी साइकिल से चलने वाली। तभी चिंटू अपनी साइकिल बोट में सवार होकर नदी पार कर लेता है और सबसे पहले जाकर स्कूल पहुंच जाता है। उसकी साइकिल बोट देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। इधर मोहन बहुत शर्मिंदा होता है और वो चिंटू से माफ़ी मांगता है। अरे कोई बात नहीं मोहन, मैं कहता हूँ तुम भी मेहनत करो, तुम भी अव्वल आ सकते हो। अब चिंटू और मोहन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों इकट्ठे ही साइकिल बोट में बैठकर स्कूल जाते हैं। और चिंटू क्लास में प्रथम आता है और मोहन द्वितीय आ जाता है। देखा मोहन, मैं ना कहता था, मेहनत करोगे तो जरूर पास हो जाओगे। विशाल चिकन दौड़ चैलेंज। बहुत दिन पहले महाकाय करके एक गांव था। उस गांव में कुछ लोग के पास विशाल मुर्गियां थी। वह मुर्गियां जमाने से उसी मालिक के पास रहा करते थे। हर साल उन विशाल मुर्गियों पर एक चिकन रेस का आयोजन करते थे। जो भी उस रेस में जीतेगा उसके मालिक को गांव का प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। एक दिन रेस का ऐलान हो रहा था। सुनो भाई लोग, कल रविवार को रेस का आयोजन हो रहा है। जो भी भाग लेने वाले हो अभी आकर रजिस्टर कर लेना। तभी एक आदमी रंजित वहां पर अपना नाम रजिस्टर करने के लिए आता है। मेरा भी नाम लिख दो भाई, इस साल मैं भी इस रेस में भाग लूँगा।
उधर ही बेटा उस गांव का प्रेसिडेंट आकर ऐसा बोला। क्यों रे रंजित, बहुत चर्बी चढ़ गई है। तुम हमारे मुकाबले करोगे क्या? मेरे बेटे से पंगा लेगा तू? अरे क्यों नहीं साहब, हम ऐसे ही रह जाएंगे क्या? हमको भी मौका दो प्रेसिडेंट बनने का। तू क्या प्रेसिडेंट बनेगा रे? तुम लोगों का काम हमको सेवा करना है। देखते हैं कौन जीतेगा। ऐसा बोलकर प्रेसिडेंट वहां से चला जाता है, लेकिन दुर्बुद्धि के साथ एक प्लान भी बनाता है। उसी दिन की रात को प्रेसिडेंट कुछ लोगों को भेजकर रंजित की विशाल मुर्गी को मारने के लिए बोलता है। फिर प्रेसिडेंट के आदमी जाकर रंजित की विशाल मुर्गियों को बड़े चाकू से मार देते हैं। अगले दिन की सुबह अरे किसने किया है यह काम? कैसे मार दिया मेरे मुर्गी को? अब मैं रेस में कैसे भाग लूंगा और जीतूंगा क्या? ऐसा सोचकर उदास घर के बाहर बैठा रहा। तभी प्रेसिडेंट की बेटी सीमा अपने विशाल मुर्गी के ऊपर बैठकर वहां से गुजरने लगी। उदास रंजित को देखकर उसने ऐसा पूछी। अरे क्या हुआ रंजित, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं सीमा, तुम्हें मालूम नहीं है आज मुर्गियों का रेस है। मैंने सब तैयारियां करके रखा था, लेकिन कल रात को किसी ने मेरा मुर्गी को मार डाला। अब मैं क्या करूं? अरे तुम घबराओ मत, तुम मेरे मुर्गी को लेके जाओ। मैंने भी इसको रेस के लिए ही तैयार किया है। तुम जरूर जीतोगे। तब रंजित सीमा की मुर्गी को लेकर मुकाबले में चला जाता है। वहां पर सब लोग अपने अपने मुर्गियों पर बैठे तैयार हो गए। जैसे ही मुकाबले का अनाउंसमेंट होने ही वाला था, तभी रंजित अपने मुर्गी पर बैठकर वहां पर पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट और उसका बेटा रंजित को देखकर चौंक जाते हैं। सब लोग लाइन में आकर मुर्गियों के साथ खड़े हो जाते हैं और रेस शुरू हो जाता है। सब मुर्गी तेजी से भागने लगे। तभी प्रेसिडेंट, अरे रेस में सब लोगों को मैनेज कर लिया है, लेकिन इस रंजित का क्या करें? इतने में रंजित की मुर्गी तेजी से दौड़कर प्रेसिडेंट की बेटे की मुर्गी को पीछे छोड़कर रेस जीत जाता है। सब लोग रंजित प्रेसिडेंट करके चिल्लाने लगते हैं। रंजित की जीत देखकर प्रेसिडेंट और उसका बेटा मुंह छुपाकर भाग जाते हैं।